So this is the 14th revision sheet that we are discussing. Hopefully आप लोगों ने इसके questions try करें, नहीं करे तो फिर एक साथ करते हैं. Let's start with the first question. Molarity find करनी है HNO3 की एक ऐसे सैंपल में जिसकी डेंसिटी, एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसकी डेंसिटी 1.4 ग्राम्स पर ml है और परसेंटेज बाय मास 63% है उसमें HNO3 का. ठीक है, परसेंटेज बाय मास ऑफ HNO3 दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है. तो किस तरह से प्रोसीड करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा. या तो सॉल्यूशन का मास अज्यूम कर लीजिए या फिर वॉल्यूम अज्यूम कर लीजिए. लेट अस कंसीडर 1 लीटर सॉल्यूशन. वॉल्यूम 1 लीटर अज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद जो मोल्स आएंगे HNO3 के वो ही मोलैरिटी हो जाएगी, क्योंकि 1 लीटर में जो मोल्स होते हैं वही मोलैरिटी होती है. 1000 ml 1000 ml में मास कितना हो जाएगा डेंसिटी के अकॉर्डिंग? 1400 ग्राम्स. यहां से फिर अपन HNO3 का मास फाइंड कर सकते हैं और फिर HNO3 के मोल्स. 63% मास HNO3 का ही है, मतलब एक तरह से HNO3 मेजॉरिटी में है. 63 इंटू 14 ग्राम्स. नाइट्रिक एसिड का मोलर मास अगर आप फाइंड करेंगे तो वो 63 ग्राम्स पर मोल आएगा. 63 से डिवाइड करने पर HNO3 के 14 मोल्स आ रहे हैं. 14 मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर. तो HNO3 की मोलैरिटी हो जाएगी 14 मोलर. तो इस क्वेश्चन का आंसर है 14. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स दे रखे हैं A एंड B with their units for 4 different noble gases. किस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होने की उम्मीद है? क्रिटिकल टेम्परेचर का एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिए. क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बियॉन्ड, जिसके नीचे आने पर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना पॉसिबल हो पाता है. क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर का टेम्परेचर अगर है तो फिर कितना भी आप प्रेशर अप्लाई करें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से लिक्विफिकेशन होना स्टार्ट होता है. क्रिटिकल टेम्परेचर भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस का मेजरमेंट है एक तरह से. जिस गैस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस स्ट्रॉन्गर होते हैं वो इजीली लिक्विफाई होती है, और इजीली लिक्विफाई होगी तो फिर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा रहेगा. जिस गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस वीकर होंगे, दैट वुड बी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई. और डिफिकल्ट टू लिक्विफाई होगी तो क्रिटिकल टेम्परेचर लो होगा, काफी नीचे, काफी लोअर टेम्परेचर पर आकर लिक्विफिकेशन पॉसिबल हो पाएगा. क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है 8A/27 RB. इसको जस्ट एज अ फैक्ट मेमोराइज करिए. और ये A बाय B के प्रोपोर्शनल है, मतलब A जितना ज्यादा हो और B जितना कम हो, A लार्जर हो और B स्मॉलर हो तो क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होगा. अगर आप इन वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स के बारे में सोचें तो A जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस का मेजरमेंट होता है और B पार्टिकल साइज का मेजरमेंट होता है. रिपल्सिव फोर्सेस को भी अकाउंट में लेता है. तो रिपल्सिव फोर्सेस जितने कम हो और अट्रैक्टिव फोर्सेस जितने ज्यादा हो, क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा. A लार्जर मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर, B स्मॉलर मतलब रिपल्सिव फोर्सेस कम हैं, तभी क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होगा और गैस इजियर टू लिक्विफाई होगी. इस तरह से सोच सकते हैं. कुल मिलाकर आपको हर केस में A बाय B के बारे में सोचना है. ठीक है. A ज्यादा हो और B कम हो ऐसा सोचना है. तो सबसे बड़ा A किसके लिए मिल रहा है और सबसे छोटा B किसके लिए मिल रहा है? लकीली ये दोनों चीजें एक ही केस में हमें मिल रही हैं. क्रिप्टन के लिए लार्जेस्ट A एंड स्मॉलेस्ट B, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा आएगा. एंड आर्गन वुड बी द इजीएस्ट टू लिक्विफाई. सॉरी, krypton would be the easiest to liquefy.
amongst the gases that are mentioned. Okay. Next question. Of the species NO, NO plus, NO2 plus, and NO minus, the one with minimum bond strength is, इसमें bond strength सबसे कम है. चलिए पहले इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचते हैं. NO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? NO में 15. NO प्लस में 14, 13 और NO माइनस में 16. अब एक बात थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, डायटोमिक स्पीशीज के लिए, वो डायटोमिक स्पीशीज जिसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है. सिंपली एज अ ट्रिक अगर ध्यान रखना चाहें तो 14 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है. और यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाने पर भी बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर भी बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 3 के ऊपर नहीं ले जाएंगे. तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ाएं तो NO बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएं तो NO माइनस बनेगा. ठीक है ना. और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो NO2 प्लस बनेगा. 14 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा. उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे या रिमूव करोगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा 0.5 यूनिट से. तो NO का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2.5. और NO माइनस का 2, और NO2 प्लस का 2.5. 14 के ऊपर या नीचे जाने पर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने से बॉन्ड ऑर्डर 0.5 यूनिट्स कम होता है. दिस इज अ सिंपल थिंग टू रिमेंबर. और बताओ फिर मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में होगी? सेम टाइप ऑफ बॉन्ड है, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर कम आ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी. स्मॉलेस्ट बॉन्ड ऑर्डर, लीस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ. एक जैसे एटम्स बॉन्डेड हैं, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी. तो आंसर है NO माइनस. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन. A soft drink was bottled with a partial pressure of carbon dioxide of 3 bar above the liquid at room temperature. The partial pressure of carbon dioxide over the solution approaches a value of 30 bar when 44 gram of CO2 is dissolved in 1 kilogram of water. ये वाला स्टेटमेंट एक्चुअली 2 बार रिपीट हो गया है, प्लीज इग्नोर. 44 gram of CO2 is dissolved in 1 kilogram of water at room temperature. The approximate pH of the soft drink is. ट्राई करिए. तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर CO2 का प्रेशर 30 बार होता तो 44 ग्राम ऑफ CO2 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो जाती. ठीक है. लेकिन अभी जो CO2 का प्रेशर है वो 3 बार है. 3 बार प्रेशर है. 30 बार होता तो 44 ग्राम डिसॉल्व हो जाती. अभी 3 बार है. तो अपन जानते हैं हेनरीज लॉ से, पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैस उतना ही ज्यादा डिसॉल्व होगी. 30 बार प्रेशर पर 1 मोल CO2 डिसॉल्व हुआ है. तो 3 बार प्रेशर पर 0.1 मोल्स ऑफ CO2 डिसॉल्व होगा. ठीक है. 0.1 मोल्स ऑफ CO2 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो रहा है. और डेंसिटी ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक 1 ग्राम पर ml बोल दिया. इसका मतलब 0.1 मोल्स ऑफ CO2 डिसॉल्व हुआ है. इसके डिसॉल्व होने के बाद भी सॉल्यूशन का मास लगभग 1 किलोग्राम ही रहेगा.
और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन भी अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर माना जाएगा कि 1 किलोग्राम पानी में 4.4 ग्राम ऑफ CO2 डिसॉल्व हुआ है, तो मास अप्रोक्सीमेटली 1 किलोग्राम ही है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन 1 लीटर ही है। इसका मतलब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में 0.1 मोल्स इन 1 लीटर, 0.1 मोलर आ रही है। और CO2 पानी में जाने के बाद कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियली कार्बोनिक एसिड। वाटर में डिसॉल्व होने के बाद SO2 H2SO3 बन जाता है, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद SO3 H2SO4 बन जाता है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है 100%। और ये कार्बोनिक एसिड अपने आप में एक वीक एसिड है। सिंपल टर्म्स में इक्वेशन लिखूं तो इसके डिसोसिएशन की इक्वेशन ये है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। पीएच आफ्टर द सॉफ्ट ड्रिंक ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक, इसका Ka वैल्यू भी गिवन है। इसके बाद ये एसिड के डिसोसिएशन की इक्वेशन बन गई है। Ka की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻7 है। इस तरह के वीक एसिड के लिए हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? √Ka into C0. √Ka into C0, 4 इंटू 10⁻⁻8 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 10⁻⁻4। यहां से pH फाइंड कर लेते हैं, लॉग लेकर -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 - log 2 हो जाएगा 3.7। pH of the solution is 3.7। ये सब क्वेश्चंस जेई मेन एग्जाम के क्वेश्चंस हैं पिछले 2 या 3 साल के, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ देम। ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन था, इसलिए इस तरह से लिखा हुआ है, ऑप्शंस नहीं है। हाँ संगम बोलो। सर तो फिर हमें इसमें डेंसिटी का क्या यूज करना था 1 ग्राम पर मिलीलीटर? डेंसिटी का यूज यही किया कि अपन ने मास ऑफ वाटर को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया। मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी का यूज किया। 4.4 ग्राम ऑफ CO2 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व्ड है, तो 1004.4 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हो रहा है, और उसका वॉल्यूम भी लगभग इतना ही है, 1 लीटर के करीब। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The osmotic pressure of a dilute solution of an ionic compound XY in water is 4 times that of a solution of 0.01 molar BaCl2 in water. Assuming complete dissociation of the given ionic compound in water, the concentration of XY in the solution is. Try करके बताइए। तो इसमें osmotic pressure 4 times बोला गया है BaCl2 के मुकाबले। ऑस्मोटिक प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल मानते हुए करना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू I टाइम्स CRT। XY के लिए वेंट ऑफ फैक्टर 2 है, pi1 इज 4 टाइम्स pi2। टेम्परेचर और R दोनों के लिए सेम ही है। फर्स्ट कंपाउंड XY जो है उसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ XY पता नहीं है। दूसरे कंपाउंड BaCl2 के लिए वेंट ऑफ फैक्टर 3 है और कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है। बस यहां से अगर अपन जाएं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ XY 12 into 0.01 0.12 0.06 मोलर आ रही है, 0.06 मोलर। और ये कौन सा ऑप्शन है? 4th ऑप्शन। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक एसिडिक सॉल्यूशन है डाइक्रोमेट का, उसको 8 मिनट्स तक इलेक्ट्रोलाइज किया using 2 amperes of current as per the following equation. The amount of chromium 3 plus obtained was this much. The efficiency of the process in percentage is. Efficiency of this process find करनी है. Efficiency of electrolytic processes का मतलब होता है कि कितना आपको substance deposit होते हुए मिला upon theoretically कितना मिलना चाहिए था multiplied by 100. ये कुछ वैसा ही है जैसे अपन परसेंटेज यील्ड फाइंड करते हैं केमिकल रिएक्शंस में. एक्चुअली कितना यील्ड हुआ अपॉन थ्योरेटिकली कितना होना चाहिए था मल्टीप्लाइड बाय 100. तो हम कितना सब्सटेंस ऑब्टेन कर पाए अपॉन कितना हम कर लेते अगर 100% ऑफ द करंट हमारी प्रोसेस में यूज आ जाता मल्टीप्लाइड बाय 100. कभी कभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में कोई साइड रिएक्शंस होने के कारण जितना प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करना चाह रहे थे उतना नहीं कर पाते, या फिर कभी कभी करंट का लॉस हो जाता है, किसी और डायरेक्शन में करंट फ्लो कर जाए, कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन के कारण अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड एक्सपेक्टेशन से कम है तो फिर एफिशिएंसी 100% से कम होगी. तो यहाँ पर एक तरह से अपन को थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है. थ्योरेटिकली हमें कितना क्रोमियम 3+ मिलना चाहिए था. ये करंट है, ये टाइम है. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें. टाइम है 8 × 60 सेकेंड्स, करंट है 2 कूलम्स पर सेकेंड. इतना कूलम्स ऑफ चार्ज हमने पास किया, जबकि हम जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 96,000 कूलम्स है. क्वेश्चन ने 96,000 लेने को बोला है. ठीक है, तो ये मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए. फिर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मोल्स ऑफ क्रोमिक आयंस तक पहुंचते हैं. 6 मोल्स से 2 मोल्स बन रहे हैं, मतलब 3 मोल्स से 1 मोल्स बनेंगे. 1 मोल ऑफ क्रोमिक आयंस फ्रॉम 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और क्रोमियम का एटॉमिक वेट होता है 52 AMU. 1 मोल क्रोमिक आयंस विल वेट 52 ग्राम्स. तो ये कैलकुलेशन करके देखते हैं, बताइए कितना आएगा. 1 10 तो कैंसिल हो रहा है. हाँ नव्या बोलो. सर इसमें n फैक्टर 6 नहीं लेंगे क्या? नहीं, n फैक्टर 6 नहीं लेंगे. 6 मोल इलेक्ट्रॉन से 2 मोल्स ऑफ क्रोमिक आयंस बन रहे हैं ना. n फैक्टर तो 6 है. फॉर 1 डाइक्रोमेट आयन n फैक्टर 6 है, लेकिन अपन इलेक्ट्रॉन से क्रोमिक आयंस के मोल्स रिलेट कर रहे हैं ना. 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2 मोल्स ऑफ क्रोमिक आयंस बनेंगे, तो 3 मोल से 1 मोल बनेगा. ठीक है, रिएक्शन का n फैक्टर तो 6 है, बट क्रोमिक के साथ रिलेट करेंगे तो 1:3 के रेशियो में रिलेट होगा. चलिए कैलकुलेट करके बताइए कितना आता है. 6 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, फिर 8 × 4 × 52 upon 9600 grams of chromic. 8 से कैंसिल हुआ 1, 12 टाइम्स 1200. 4 से कैंसिल हुआ 300. 52 by 300 grams of chromic ions बनने चाहिए थे और बने हैं 0.104. इसके बाद अपन एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं. एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ये इलेक्ट्रोलिसिस कितना एफिशिएंट रही. ऑब्टेन हुआ 0.104. ऑब्टेन होना था 52 upon 300. डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें और देखें क्या आता है. इनफैक्ट आप देखेंगे 52 से ये कैंसिल भी होता है. 3.4%. 2 × 10⁻³
ठीक है, 100 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 भी ऊपर पहुंच जाएगा, 0.2, 20, 60%। यही आ रहा है क्या? 60% एफिशिएंसी है, जितना प्रोडक्ट ऑब्टेन होना चाहिए था उसका 60% ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, तो इस आइडिया पर भी कभी क्वेश्चन आ सकता है एफिशिएंसी पर। 7th question, the mass of gas adsorbed per unit mass of adsorbate m was measured at various pressures। ठीक है, तो ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की बात हो रही है, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। A graph between log x by m and log p gives a straight line with slope equal to 2 and y-intercept equal to 0.4771। 0.4771 किसका log होता है? ये भी आपको स्ट्राइक करना चाहिए, वैसे तो गिवन भी है, इट इज log 3। आपको x by m की एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की वैल्यू फाइंड करनी है 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। इसी प्रोफाइल के आसपास कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। फॉर्मूला ये है, x by m is equal to k p to the power 1 by n। लॉग लेने पर ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट होता है, log k प्लस 1 by n log p। ठीक है, y इंटरसेप्ट log k है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू 0.4771 है, मतलब log 3 है, और स्लोप 1 by n है, ये y एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर, तो 1 by n स्लोप है और उसकी वैल्यू 2 दे रखी है, तो n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू हाफ हो गई, 1 by n की वैल्यू 2 हो गई और k की वैल्यू 3 हो गई। ये तो समझ में आ रहा है, log k is log 3, तो k की वैल्यू 3 हो गई। बस फिर x by m की वैल्यू 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर बतानी है, तो इस फॉर्मूला से डायरेक्टली बता सकते हैं, k की वैल्यू 3, प्रेशर इज 4 एटमॉस्फेयर और पावर रेज्ड है 2, 1 by n की वैल्यू ही 2 है, तो देखिए कितना आता है, 16 into 3, 48। 48 grams of gas adsorb होगी पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेट। यहां से तो यही वैल्यू आ रही है, ठीक है, 1 by n की वैल्यू 2 है। चलिए जो भी है यही आंसर है, कर लिया था आप लोगों ने? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन स्कीम, ये एक के बाद एक 2 रिएक्शंस हो रही हैं, उनको अपन बोलेंगे रिएक्शंस इन सीरीज या consecutive reactions। If the rate of formation of B is said to be 0, then the concentration of B is given by। जिस मोमेंट पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B 0 हो जाए, उस मोमेंट पर B की कॉन्सेंट्रेशन इनमें से कौन से एक्सप्रेशन से पता चलेगी? कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इन रिएक्शंस को अपन को एलिमेंट्री मानना पड़ेगा, एलिमेंट्री रिएक्शंस अज्यूम करने पड़ेंगे। अगर फर्स्ट वाली रिएक्शन एलिमेंट्री हो तो फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिख पाएंगे क्या, और सेकंड वाले रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिख पाएंगे क्या? फर्स्ट वाली रिएक्शन के रेट लॉ में किसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी? ए की K1 टाइम्स A, और सेकंड वाले रिएक्शन के रेट लॉ में K2 टाइम्स B। इस रेट से तो B बन रहा है और इस रेट से B कंज्यूम हो रहा है, क्या ये कहना सही रहेगा? जो नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है, ध्यान से समझना, फर्स्ट रिएक्शन से तो B बन रहा है और सेकंड रिएक्शन से कंज्यूम हो रहा है, मतलब K1 टाइम्स A रेट से बन रहा है और K2 टाइम्स B रेट से कंज्यूम हो रहा है, तो B की कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज होने का रेट ये हो जाएगा K1 टाइम्स A माइनस K2 टाइम्स B। और क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर B की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B 0 हो जाए, ये कुछ ऐसा ही हुआ कि एक टैंक
ऊपर वाले टैंक से पानी आ रहा है, बट एट द सेम टाइम अपन उसका टैप ओपन करके उसका पानी रिमूव भी कर रहे हैं, तो उस टैंक में वाटर का लेवल कांस्टेंट बना रहे, इसके लिए क्या कंडीशन होगी कि जिस रेट से वाटर एंटर कर रहा है उसी रेट से वाटर एग्जिट भी करे। अगर इसको 0 कर दें, क्वेश्चन भी यही कह रहा है K1A is equal to K2B, तो उस मोमेंट पर B की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी K1 by K2 टाइम्स A। आसान है क्वेश्चन, बट कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस यूज में आ रही हैं, इसलिए कुछ लोग देख के छोड़ सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन होगा बी। ठीक है। 9th क्वेश्चन, the d electron configuration of this complex and this complex respectively are, इनके कॉन्फ़िगरेशंस लिखने का ट्राई करिए। तो 3D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और इसके नीचे कौन से एलिमेंट्स होते हैं? यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, यस सर, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। सही लिखा ना? तो रुथेनियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आयरन से मैच करनी चाहिए। हालांकि 4D सीरीज में एक्सेप्शंस ज्यादा हैं, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन जानते हो क्या होता है? 4D10, 4D10। और रोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट के जैसा होना चाहिए था, बट रोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रिप्टन 4D8 5S1। 4D8 5S1 है, जबकि कोबाल्ट का होता है 3D7 4S2। यहाँ पर 5S में एक ही इलेक्ट्रॉन है इंटरेस्टिंगली। शायद रुथेनियम में भी ऐसा ही है, आई एम नॉट 100% श्योर, क्योंकि नीचे जाके एक्सेप्शन ज्यादा आते हैं। 4D7 5S1 है शायद इसका कॉन्फ़िगरेशन, इफ यू कैन कंफर्म इट फ्रॉम सम सोर्स, देख लेना एक बार। बताओ यहाँ पर रुथेनियम कौन से कैटायनिक स्टेट में है, बता सकते हो? +2 स्टेट में है। +2 स्टेट में आने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन 4D6 हो जाएगा। वो इंपॉर्टेंट बात है। और ये एथिलीन डायमीन किस तरह के लिगेंड्स माने जाते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। और वैसे भी ये जो 4D सीरीज के मेटल्स होते हैं ना, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी शो करते हैं। जब भी पॉसिबल हो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं 4D सीरीज के मेटल्स। ठीक है ना? तो स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन को लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनाने हैं। ये T2G, ये EG, और ये 6 इलेक्ट्रॉन अपन को लोअर एनर्जी लेवल में ही भरने हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में Ru2+ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाना चाहिए T2G 6 EG 0। ठीक है। और आयरन +2 स्टेट में है, और ऐसी सिचुएशन में वाटर भी एक वीक फील्ड लिगेंड है। वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, आयरन +2 स्टेट में है। आयरन और रुथेनियम सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर आयरन एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, या ये कहें कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा वीक फील्ड लिगेंड के साथ। T2G EG इस तरह से फिलिंग होगी 1 2 3। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 3D6 है। 4 5 6 T2G4 EG2, T2G4 EG2। ये बात सेकेंड ऑप्शन में नजर आ रही है। सेकेंड ऑप्शन सही होना चाहिए। पहचान लिया था? यस संगम, हाँ संगम बोलो। सर इस सिचुएशन में कंफ्यूजन होता है कई बार कि जब जैसे Fe2+ में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों ही हाफ फिल्ड हो गए, फिर नीचे भरना है या फिर ऊपर भरना है?
नहीं नहीं, फिर तो नीचे ही भरना है ना, क्योंकि लोएस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करनी है। अपन हर समय लोएस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, सेकंड यहाँ भरा, थर्ड यहाँ भरा, लेकिन फिर पेयरिंग नहीं करी, क्योंकि पेयरिंग करने से एनर्जी ज्यादा बढ़ रही थी, इसलिए ऊपर Yes. भेज दिया 4 5। लेकिन ऊपर पेयरिंग करें उससे तो बेहतर है नीचे पेयरिंग करें, क्योंकि नीचे पेयरिंग करोगे तो कम से कम एनर्जी लेवल तो लोअर रहेगा। ये बात Okay. समझ में आ रही है? तो हमेशा माइंड में यही रहना चाहिए कि लोएस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, और वो फिर 6th इलेक्ट्रॉन नीचे रखने से ही बनेगा। ठीक है। Yes. 10th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। एक C7H14 फॉर्मूला का मॉलिक्यूल है, उसकी ओजोनोलिसिस के दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, B एंड C। बी के साथ दो रिएक्शंस करवाई, एक आयोडोफॉर्म रिएक्शन है और एक सिल्वर मिरर टेस्ट है, टॉलेंस टेस्ट। ये दोनों ही दे रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है और सिल्वर मिरर टेस्ट भी दे रहा है। और ओजोनोलिसिस के बाद या तो एल्डिहाइड्स बने होंगे या कीटोन्स बने होंगे। ओजोनोलिसिस में नॉर्मली अपन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही अज्यूम करेंगे, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वी विल अज्यूम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो क्या आप किसी ऐसे एल्डिहाइड के बारे में जानते हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे? एसिटल कि सिल्वर मिरर तो एल्डिहाइड्स ही बनाएंगे टॉलेंस टेस्ट में, तो डेफिनेटली बी जो है वो एसिटल्डिहाइड होना चाहिए। और सी जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस हो रहा है, और फिर एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2HCl के साथ वाइट टर्बिडिटी दे रहा है 5 मिनट के अंदर। इससे क्या पता चला? सेकेंडरी अल्कोहल। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है सी से, और सी जो है वो मिथाइल कीटोन नहीं है, एसिटल्डिहाइड भी नहीं है, ठीक है, लेकिन रिड्यूस होकर 2 डिग्री अल्कोहल देता है। अब यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन का भी यूज करना ही पड़ेगा, ऑप्शंस आर देयर टू बी यूज्ड। अब फर्स्ट ऑप्शन में देखें, यहां से अगर ये ब्रेक होगा तो क्या कोई भी ऐसा पार्ट बनेगा जो, इनफैक्ट इधर से तो एसिटल्डिहाइड नहीं बन रहा है और राइट से भी नहीं बन रहा है, एसिटल्डिहाइड तो बनना ही चाहिए, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। यहां से एसिटल्डिहाइड बनता हुआ दिख रहा है, पर जो अल्कोहल बनेगा ना वो 1 डिग्री का बनेगा यहाँ से रिडक्शन के बाद। सोच पा रहे हो? Yes. ये एल्डिहाइड बन गया और इधर से भी एल्डिहाइड बन गया, 1 2 3 4 5, लेकिन ये 1 डिग्री अल्कोहल देगा। 2 डिग्री अल्कोहल मिलना चाहिए, 3 डिग्री भी नहीं। तो ये दोनों ठीक लग रहे हैं। यहां से अगर रिडक्शन करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल दोनों साइड से ही मिलेगा, पर यह बात भी ऑब्जर्व करिए कि वो येलो पीपीटी नहीं देता है, तो मिथाइल कीटोन नहीं है। सी वाले मॉलिक्यूल से तो मिथाइल कीटोन मिलेगा आफ्टर ओजोनोलिसिस, क्या आप इमेजिन कर सकते हो? राइट वाले पार्ट से मिथाइल कीटोन मिलेगा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन सुटेबल है। तो डायरेक्ट डिसाइड करने ना जाएं, ऑप्शंस का की मदद जरूर लें। यहाँ से आफ्टर ओजोनोलिसिस ये दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, राइट वाला मॉलिक्यूल रिडक्शन के बाद लुकास टेस्ट में 5 मिनट के अंदर टर्बिडिटी देगा और आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। फोर्थ ऑप्शन सही है। 11th क्वेश्चन, Br2ETOH। अब देखो यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन्स हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्लैरिटी कम रहती है। इसने सिर्फ Br2 लिखा है, अब Br2 के साथ अगर FeBr3 रहे तब तो ये Br2 किधर अटैक करेगा? बेंजीन रिंग पर। फिनाइल रिंग मतलब और अगर Br2 CCl4 या Br2 कार्बन डाइसल्फाइड रहे तब तो ये डबल बॉन्ड पर ऐड होगा, ठीक है ना। Br2 H न्यू रहे तो डबल बॉन्ड पर भी ऐड नहीं होगा, फ्री रेडिकल एडिशन होगा एलाइलिक पोजीशन।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी आ रही है क्या? यस सर। यस सर। थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, प्लीज बेयर विद मी। तो मैं आपको ये कह रहा था कि Br2 जो है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है, लेकिन ऑप्शंस में देखें तो उसने बेंजीन रिंग पर अटैक कहीं भी नहीं किया है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं करवा रहे हैं, और फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन भी नहीं करवा रहे हैं। इसका मतलब डबल बॉन्ड पर ही Br2 ऐड होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन के बाद एंटी एडिशन हो जाएगा, और उसके बाद इथेनॉल से रिएक्शन हो रही है। अब इथेनॉल क्या करेगा? SN1। इथेनॉल कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर अंडर द सर्कमस्टेंसेस हम एक ही रिएक्शन करवा सकते हैं, वो है SN1 रिएक्शन। सॉल्वोलिसिस, इथेनोलिसिस होगा यहाँ पर, और वो इथेनोलिसिस भी कौन से वाले साइट पर होगा? इमीडिएट बेंजाइलिक। जहाँ ब्रोमीन। पर ज्यादा अच्छा कार्बोकेटायन बने, बेंजाइलिक पोजीशन पर। तो यहाँ पर पहले कार्बोकेटायन बनेगा और फिर इथेनॉल अटैक करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। देखा जाए तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स बनेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं देख रहा, सिर्फ ग्रुप अटैच करवा रहा है। OET फाइनली लग जाएगा। अबव द प्लेन भी लग सकता है और बिलो द प्लेन भी लग सकता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा? डी। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन। KOH के साथ रिएक्शन, फिर क्रोमिक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन, फिर H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन। इस तरह की प्रोसेसेस हो रही हैं। KOH कहां पर अटैक करेगा? एक्वस KOH तो न्यूक्लियोफाइल है, चेन वाले भी होते हैं। न्यूक्लियोफाइल, तो बेंजीन रिंग पर तो सब्स्टिट्यूशन करेगा नहीं। ये कार्बन चेन में ही सब्स्टिट्यूशन करेगा, 1 2 3 OH। और उसके बाद क्रोमिक ऑक्साइड, ये 1 डिग्री अल्कोहल को कहां तक ऑक्सीडाइज करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तक। ठीक है, PCC यूज करते तो इसकी एक्टिविटी थोड़ा सबड्यूड हो जाती, अभी तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाएगा। H2CrO4 को जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, वो भी 1 डिग्री अल्कोहल्स को आई थिंक कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज करेगा, और यहाँ पर भी वही होगा। और उसके बाद H2SO4 की प्रेजेंस में H3PO4 या HF किसी भी एसिड की प्रेजेंस में ये एसिड भी प्रोटोनेट हो जाता है और यहाँ से वाटर लीव करता है, और फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इस तरह का कार्बोनियम आयन बनेगा वाटर के डिपार्चर के बाद। अब ये कार्बोनियम आयन कौन से वाले साइट पर जाकर जुड़े? ये ब्रोमीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यहां पर भी जुड़ सकता है। ये वाली पोजीशन पैरा है, ये वाली पोजीशन ऑर्थो है। यहां पर तो जुड़ेगा नहीं, एडजेसेंट पोजीशन पर ही जुड़ेगा, और ये पोजीशन बेटर रहेगी, यहाँ पर हिंड्रेंस भी कम है। तो कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी? 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड रिंग अल्टीमेटली बनेगी। सारे स्टेप्स 100% डिटेल में लिखना जरूरी नहीं है।
लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि इन स्टेप्स के जरिए ये प्रोसेस आगे बढ़ रही है। दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट, और ये अपन को ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, OH तो सब्स्टिट्यूट होगा नहीं बेंजीन रिंग का, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट नहीं होगा बेंजीन रिंग का। आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन। एक क्रिस्टल है जिसमें मेटल आयंस M1 और M2 हैं और ऑक्साइड आयंस भी हैं। ऑक्साइड आयंस CCP स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसमें केटायन M1 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है और M2 12.5% टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है। ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ M1 एंड M2 आपको बताने हैं, सोच के ट्राई करें। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए या ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करने के लिए एक यूनिट सेल के लेवल पर ही सोचना ठीक रहेगा। एक यूनिट सेल में कितने ऑक्साइड आयंस होंगे? 4 ऑक्साइड आयंस, मतलब टोटल -8 यूनिट्स ऑफ चार्ज भी है ऑक्साइड आयंस के साथ। M1 जो है वो 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है, तो M1 हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है जो कि 4 होते हैं, मतलब 2 M1 आयंस हैं, और M2 12.5% जो कि 1/8 हो जाएगा अगर आप सोचें तो। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 8, मतलब 1 M2 है। 2 M1 और 1 M2 मिलाकर कितना चार्ज होना चाहिए? अगर इस पर X चार्ज है और इस पर Y चार्ज है तो 2X और Y मिलाकर +8 होना चाहिए। इसके लिए कोई सुटेबल कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करें जो +8 यूनिट ऑफ चार्ज ले आए। अगर इस पर +3 यूनिट ऑफ चार्ज रहे और इस पर +2 यूनिट ऑफ चार्ज रहे तो ये कैलकुलेशन सही बैठ जाएगी। वैसे कोई बोलेगा कि इस पर +4 लाएं तो वो 0 हो जाएगा, पर अपन को कैटायंस बनाने हैं इसलिए दूसरे पर 0 चार्ज नहीं कर सकते। इस पर +2 लाएं तो ये +4 हो जाएगा। कॉम्बिनेशन तो ये भी ठीक है, +2 एंड +4 वाला, इससे भी चार्ज बैलेंस हो जाएगा। अगर कोई बोले +1 तो दूसरे वाले पे +6 हो जाएगा, लेकिन +6 चार्ज का तो कैटायन कभी बनाते नहीं है, तब तो वो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाने लगेगा। अगर ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में ही सही कॉम्बिनेशन आ रहा है जो हमने सोचा है। और भी कॉम्बिनेशन फिट हो सकते थे। +3 एंड +2 विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल, ठीक है, पर वो ऑप्शंस में ही नहीं है थैंकफुली। 14th क्वेश्चन अगेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पर बेस्ड है, रीड करिए। D6 मेटल आयन है, एक्वा लिगेंड्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाया, मतलब वाटर के साथ, और इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 बोर मैग्नेटन है। ज्योमेट्री और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी कॉम्प्लेक्स की, क्या आपको बताना है। एंड ऑब्वियसली आप ऑप्शंस देखकर भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, ट्राई करिए। एक और चीज शायद आपको भी पता हो, फिर भी बता दूं, ये जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, ये जिस होल नंबर के पास में आता है उससे 1 यूनिट लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है। तो ये 4.90 बोर मैग्नेटन 5 के क्लोज है, मतलब इस एटम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? इस आयन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह से डेसिमल में वैल्यू दे रखी है तो इसका ये फ्रंट वाला होल नंबर वाला जो पार्ट है ना, यही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये D6 कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो सोचो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता तब तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवाते या T2G6 वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तभी आ सकते हैं
जब अपन ने पेयरिंग फोर्स ना की हो, ठीक है, मतलब यहां पर या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा या sp3 होगा, ऑप्शंस को देखते हुए, ठीक है ना। आउटर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अपन को पता नहीं कि ऑक्टाहेड्रली बनेगा या टेट्राहेड्रली बनेगा, अब ऑप्शंस से थोड़ा मदद लेनी पड़ेगी। अगर ऑक्टाहेड्रल बने T2GEG, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बने, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो अपन किस तरह से फिलिंग करेंगे? 1 2 3 4 5 6। क्या आप इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हो? क्या आप जानते हो ये T2G ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल बैरी सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या होता है? -0.4 डेल्टा नॉट, और इनका क्या होता है? प्लस +0.6 डेल्टा नॉट। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो T2G में है। स्टेबलाइजेशन एनर्जी फाइंड करने जा रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स -0.4 डेल्टा नॉट पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स +0.6 डेल्टा नॉट पर हैं, और एक पेयरिंग एनर्जी भी है। इन सबको ऐड करके बताओ कितना आता है? -1.6 एंड +1.2, ये कितना हो गया? -0.4 डेल्टा O प्लस P। -0.4 डेल्टा नॉट प्लस P। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमें मिल रहा है? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो ऑक्टाहेड्रल वाले तो एक्चुअली दोनों ही ऑप्शंस रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाना था। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने पर 1p मिलना चाहिए था, पर यहाँ पर एक जगह 2p मिल रहा है और एक जगह p मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस रिजेक्ट हो गए, मतलब कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है। ये ऑप्शंस देखकर डिसाइड होगा, डायरेक्टली पता नहीं चल रहा था, ध्यान रहे। ऑप्शंस भी अपन को यूज में लेने चाहिए कभी कभी। अब टेट्राहेड्रल में आपको पता है क्या कि T2 ऊपर होता है या E ऊपर होता है? T2G। वहां पर T2 लेवल ऊपर होता है, वहां पर G सब्सक्रिप्ट वैसे नॉर्मली यूज करते नहीं, T2 एंड E लिखते हैं, ठीक है। और कहानी उल्टी हो गई है। टोटल गैप डेल्टा T है, ये +0.4 डेल्टा T पर, ये -0.6 डेल्टा T पर। 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 1 2 3 4 5, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना है 6। इवैल्यूएट करके देखिए स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या आती है? -0.6 डेल्टा T। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन तो -0.6 डेल्टा T पर हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन्स +0.4 डेल्टा T पर हैं, और एक पेयरिंग भी है, तो -0.6 डेल्टा T प्लस P। अगर आप एवेल्युएट करेंगे तो ये आएगा -0.6 डेल्टा T। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? -0.6 -1.8, और यहाँ पर भी +1.2। इसमें भी ऑप्शन ही मैच कर रहा है, या तो यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई एक ऑप्शन तो मैच करेगा ही करेगा। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, चाहे तो ए को करेक्ट कर लो या बी को, डी को। टेट्राहेड्रल के अकॉर्डिंग आंसर आएगा इसमें, शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, अदरवाइज -0.6 डेल्टा T जिसमें दिख रहा है उसको ये आंसर मार्क करना चाहिए। क्वेश्चन करने का तरीका तो समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। 15th question. The true statement amongst the following is: S is not a function of temperature, but delta S is a function of temperature. S is entropy, delta S is entropy change. Statements पढ़ के बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होना चाहिए। क्या एंट्रोपी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है? यस सर। डेफिनेटली करती है। टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ती है।
क्या एंट्रोपी चेंज टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? नो Yes. सर। एंट्रोपी चेंज भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज भी डिराइव करवाए थे क्लास में, जैसे आइसोबारिक प्रोसेसेस के लिए एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला लिखवाया था, NCP/ln T फाइनल बाय T इनिशियल। ऐसा कुछ फॉर्मूला याद है आपको? एंड इवन जो सिंपल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला होता है Q रिवर्सिबल बाय T, वो भी ये बताता है कि लोअर टेम्परेचर पर एंट्रोपी राइज ज्यादा आएगा और हायर टेम्परेचर पर एंट्रोपी राइज कम आएगा। एंट्रोपी टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा बढ़ती है, लेकिन लोअर टेम्परेचर पर ज्यादा बढ़ती है और हायर टेम्परेचर पर कम बढ़ती है। तो क्या डेल्टा एस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? यस सर। और एंट्रोपी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। बोथ आर फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर। सेकंड ऑप्शन सही होगा। सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। 16th क्वेश्चन, ऑप्शंस रीड करें और डिसाइड करें। 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कार्बन डाइसल्फाइड का वेपर प्रेशर और एसीटोन का वेपर प्रेशर दे रखा है। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन के मिक्सचर का ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना आया। इसको देखते हुए आप इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करें। क्या ये सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है? नो सर। कैसे पता चला? अगर सर राउल्ट्स इसमें लॉ फॉलो करता तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्योर लिक्विड्स के वेपर प्रेशर के समवेयर इन बिटवीन आता, पर ये तो दोनों के वेपर प्रेशर से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो साफ जाहिर हो गया कि ये राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा। मतलब नहीं कर रहा तो ये स्टेटमेंट तो सही है, पर आंसर नहीं है। CS2 and acetone are less attracted to each other than to themselves. इसके बारे में आपको क्या लगता है? ये सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है या नेगेटिव डिविएशन? पॉजिटिव। Deviate. पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है, तो क्या सेकंड स्टेटमेंट सही है? यस सर। हाँ, इनके आपस के अट्रैक्शंस वीकर हैं और जो इनमें ओरिजिनली अट्रैक्शंस थे वो स्ट्रॉन्गर थे, प्योर लिक्विड्स के अट्रैक्शंस। थर्ड स्टेटमेंट, 100 ml कार्बन डाइसल्फाइड 100 ml एसीटोन मिक्स करने पर वॉल्यूम 200 ml से कम आएगा। ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स। फॉल्स। 200 ml से ज्यादा आएगा, यही आंसर है। Heat must be absorbed in order to produce the solution at 35 degree Celsius. इस solution का formation heat absorb करेगा definitely. Enthalpy of solution यहाँ पर पॉजिटिव है, मिक्स करने पर हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है ना, पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है सॉल्यूशन। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और वही आंसर है। 17th क्वेश्चन। हाँ संगम बोलो, बाकी लोग सर ट्राई यहाँ करो। पे सर यहाँ पे इंडिविजुअल प्रेशर्स तो अलग थे, लेकिन उनका सम है वो ज्यादा आ रहा था, तब तो ये तो नेगेटिव डिविएशन शो करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ऐड करते हैं। P0 of CS2 512 mmHg है, P0 of acetone 344 mmHg है। ये प्योर लिक्विड्स के वेपर प्रेशर माने जाएंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर थोड़ी बोला हुआ है। ये प्योर लिक्विड्स के वेपर प्रेशर्स हैं। ठीक है, इनके पार्शियल वेपर प्रेशर तो सॉल्यूशन में कम होंगे तभी, सॉरी ज्यादा होंगे, बढ़ेंगे तभी टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। देखो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा कार्बन डाइसल्फाइड का, वो आइडियली होना चाहिए था मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड टाइम्स P0 ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, यस सर। पर ये उससे ज्यादा आता होगा। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन ज्यादा आता होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इनटू P0 ऑफ एसीटोन से, तभी इनको ऐड करके टोटल वेपर प्रेशर जो आया है वो टोटल वेपर प्रेशर आइडियली जो आना चाहिए था उससे ज्यादा आया है। अपन को इस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शंस गिवन ही नहीं है, तो अपन कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे। बस इतना जान लो कि अगर आइडियल सॉल्यूशन होता तो टोटल वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड्स के कहीं ना कहीं बीच में आता,
पी नॉट ऑफ CS2 और पी नॉट ऑफ एसीटोन के बीच में आता कहीं ना कहीं टोटल वेपर प्रेशर। ठीक ओके है, आइडियल सॉल्यूशंस में, बाइनरी सॉल्यूशंस में जो टोटल वेपर प्रेशर आता है वो प्योर लिक्विड्स के वेपर प्रेशर के बीच में आता है। अगर आइडियल होता तो इसमें भी ऐसा ही होता, पर ये तो इससे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये आइडियल नहीं है और डेफिनेटली पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है। ओके सर, ठीक है। 17th क्वेश्चन, 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इतने मिलीलीटर ऑफ HCl में ऐड किया गया, बाद में सॉल्यूशन को 500 ml बना लिया गया वाटर ऐड करके ऑब्वियसली। इसके अंदर इसके 20 ml में इतना NaOH ऐड किया गया, तो इस सॉल्यूशन का pH क्या होगा? तो ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसमें वॉल्यूम में भी बार बार बदलाव किया जा रहा है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। पहले 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड के मोल्स फाइंड कर लीजिए। एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 होता है, डिवाइड करने पर 0.05 मोल्स आएंगे, और एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करके 0.2 मोलर आएगी। ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई ओरिजिनल सॉल्यूशन में इतने में, लेकिन बाद में ये सॉल्यूशन 500 ml कर दिया गया। 500 ml कर दोगे तो वॉल्यूम डबल हो गया, तो एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पानी डालने से हाफ रह जाएगी, HCl की कॉन्सेंट्रेशन भी हाफ रह जाएगी, डाइल्यूट करने से कॉन्सेंट्रेशंस कम हो जाएंगी। उसके बाद इसमें उसके बाद इसका 20 ml सॉल्यूशन लिया। अच्छा, 500 ml सॉल्यूशन में से 20 ml उठा लेंगे तो क्या कॉन्सेंट्रेशंस बदल जाएंगी? नो सर। नहीं, ये तो एक छोटा सैंपल उठा लिया है 20 ml का, इसमें कॉन्सेंट्रेशंस तो वही रहेंगी। इस 20 ml के सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड के कितने मोल्स हैं आप बता सकते हो क्या? HCl के कितने मोल्स हैं बता सकते हो क्या? मल्टीप्लाई करके बताइए। 2 मिलीमोल्स एंड 1 मिलीमोल। अब ये भी बताइए इसमें NaOH कितने मिलीमोल ऐड किया? 10 2.5 मिलीमोल NaOH ऐड किया। NaOH क्या इन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करेगा, खत्म करेगा? यस सर। सबसे पहले वो स्ट्रॉन्ग एसिड को खत्म करेगा, तो HCl खत्म। HCl को खत्म करने के बाद कितना NaOH बचेगा? 1.5 मिलीमोल अब वो किसको कंज्यूम करेगा? एसिटिक एसिड। क्या आप बता सकते हैं एसिटिक एसिड बच पाएगा या खत्म हो जाएगा? 0.5 मिलीमोल 0.5 मिलीमोल बचेगा, और उसके बदले में एक चीज और बनेगी, क्या आपके दिमाग में आया? एसिटिक एसिड जब OH माइनस से रिएक्ट करेगा तो एसिटेट आयन बनेगा। ठीक है ना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हो रही है, एसिटेट आयन कितना बनेगा? 1.5 मिलीमोल, क्योंकि रिएक्शन ये होगी ACOH plus OH minus gives ACO minus plus H2O। और उसके बाद क्या ये सॉल्यूशन एक बफर सॉल्यूशन है? क्या लगता है आपको? यस सर। तो फाइनली NaOH के खत्म होने के बाद ये बफर सॉल्यूशन है, और इसका pH कैलकुलेशन बफर सॉल्यूशन के फॉर्मूला से होगा log moles of base upon moles of acid, 4.75 plus 0.48, इस तरह से 5.23 pH आएगा। This is how this question will be done. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ट्राई करिए। AlOH होल थ्राइस की सॉल्युबिलिटी NaOH के सॉल्यूशन में क्या होगी? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, तो NaOH के सॉल्यूशन में क्या यहाँ पर कोई कॉमन आयन क्रिएट होगा? यस सर।
डेफिनेटली कॉमन आयन इफेक्ट तो है, और जितना OH माइनस NaOH से आ रहा है उतना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से नहीं आ पाएगा, काफी कम आएगा, और NaOH वैसे भी इसकी सॉल्युबिलिटी को सप्रेस कर रहा है। तो एल्यूमिनियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अगर X क्रिएट हुई तो OH माइनस की 0.2 प्लस 3x, क्या आप 3x को नेग्लेक्ट करना चाहोगे 0.2 Yes. के सामने? करना ही चाहिए। तभी ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई भी होगा और assumption भी valid है, assuming 3x to be very very small as compared to 0.2 का क्यूब, 2 into 10 to the power minus 1 का क्यूब, 24 into 10 to the power minus 25। क्या आपने फाइंड की x की वैल्यू? ऑप्शन सी। 3 into 10 to the power minus 22। यही सॉल्युबिलिटी है, इतने ही मोल्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के डिसॉल्व हो रहे हैं NaOH के सॉल्यूशन में। ठीक है, मूविंग ऑन, 19th क्वेश्चन। इसमें बस वैल्यूज को इंटरप्रेट करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपने कई किए होंगे। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, Br2 से Br माइनस होगा ये, दिस इज आल्सो रिडक्शन पोटेंशियल, एंड दिस वन आल्सो। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको माना जाएगा जो रिड्यूस होने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखे। इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? peroxide disulfate। B option. C ऑप्शन, S2O8 2 माइनस, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। 20th question, 75% of a first order reaction was completed in 90 minutes. 60% of the same reaction would be completed in how many minutes? ट्राई करके बताइए। कौन सी इक्वेशन यूज में लेना चाहोगे? ln of 1/1 minus alpha is kT। राइट, ln 1/1 minus alpha is kT। एक अल्फा 1 दिया हुआ है, एक अल्फा 2 दिया हुआ है, एक T1 है, एक T2 है, एक टाइम अननोन है। मान लो अल्फा 1 60% कंप्लीशन के लिए 0.6 है, अल्फा 2 75% कंप्लीशन के लिए 0.75 है, T2 अपन को पता है 90 मिनट्स, T1 फाइंड करना है। करिए ट्राई। ln से ln हटा दें क्या? नो सर। नहीं, T1 by 90। हाँ, इसको लॉग में ऊपर नीचे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक नंबर आप देखेंगे 2.5 आ रहा है लॉग में, और एक नंबर log 4 आ रहा है, which is 2 log 2, और उसके बाद तो हो जाएगा 60 minutes। log 2.5 की वैल्यू भी क्वेश्चन हमको दे ही रहा है 0.4, अदरवाइज हम भी फाइंड कर ही लेते। 90 का 2/3 टाइम फाइंड किया तो 60 मिनट्स। 60। कितने लोगों को मिल गया था ये आंसर? हो जाने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इस स्टेज पर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लगने चाहिए। 21st क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनके टेम्पररी नेमिंग का सिस्टम आसान है, पर एक बार पढ़ जरूर लेना। वहां पर हर नंबर के कोरिस्पॉन्डिंग एक वर्ड रूट दिया गया है, इस नाम को पढ़ो। इसमें आपको 3 वर्ड रूट्स नजर आने चाहिए, अन, निल एंड नियम। क्या आप जानते हो 0 के कोरिस्पॉन्डिंग क्या वर्ड रूट दिया गया है? निल।
वर्ड रूट nil, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग un, un, 2 के लिए, by, 3 के लिए, try, 4 के लिए, quad, quad, 5 के लिए, pent, 6 के लिए, hex, 7 के लिए, sept, sept, 8 के लिए, oct, और 9 के लिए n, e डबल n। हर वर्ड रूट एक नए लेटर से शुरू होता है, लेटर रिपीट नहीं हुआ है, स्टार्टिंग लेटर हर केस में डिफरेंट रखा गया है, ठीक है ना, तभी यूनिक सिंबल्स बन पाएंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है अन स्टैंड्स फॉर 1, nil स्टैंड्स फॉर 0, n स्टैंड्स फॉर 9। ई हम हमेशा सफिक्स लगाते हैं, वर्ड रूट्स को ज्वाइन करते हुए नाम लिखते हैं। सिंपल है, पर एक बार ध्यान रख लेना, कभी आ सकता है क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन। 22nd क्वेश्चन, लेक्चर के दौरान भी ये डिस्कस किया था, इस बार भी आप डिसाइड करके बताइए। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इसमें 4 डिफरेंट तरह के लिगेंड्स हैं, पर जब क्वेश्चन बोलता है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए और हमारा ध्यान इस तरफ जाना चाहिए कि SCN और NO2 ये किस तरह के लिगेंड्स हैं, linkage एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हैं। अगर ये एम्बिडेंटेट लिगेंड्स नहीं होते तो यहाँ पर टोटल कितने आइसोमर्स बनते? 3, 3 बनते। पर यहाँ पर आप सोचिए, एक कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं? SCN NO2 के अलावा SCN ONO, NCS ONO, NCS NO2, ये 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं फ्लोराइड और क्लोराइड को साथ में रखते हुए, और इन चारों ही कॉम्बिनेशंस में 3-3 आइसोमर्स बनेंगे या नहीं? तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन जाएंगे? 12। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इज 12। ये सब चीजें थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड से ध्यान रहनी चाहिए, अदरवाइज गलत ऑप्शन भी आपको दिखाई दे सकता है। 23rd क्वेश्चन, heating of 2-chloro-1-phenyl butane with ethoxide ion gives X as major product. Reaction of X with mercuric acetate followed by NaBH4, मतलब ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन है, उससे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? So this should not be very difficult. पहले ब्यूटेन, इसके फर्स्ट पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप, सेकंड पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप, और उसके बाद इथॉक्साइड एंड इथेनॉल। कौन सी रिएक्शन होगी ये? एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन। और इथॉक्साइड आयन हमेशा ज्यादा स्टेबल एल्कीन को ही मेजर प्रोडक्ट के तौर पर बनाएगा, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आना चाहिए, ये बात ऑब्जर्व करें। सिस ट्रांस दोनों आइसोमर बनेंगे, ट्रांस थोड़ा ज्यादा बनेगा, पर अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या आइसोमर बनेगा? ये वाला एल्कीन बनेगा, और उसके बाद जब हाइड्रेशन करेंगे, मतलब वाटर का एडिशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, तो फिर से मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही बनना चाहिए ना, जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता था। तो थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए। 1 2 3 4, this should be the major product. 24th question, read and try. ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ना तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, ना ही फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब वो एल्डिहाइड नहीं है। अच्छा, ये फेरिक क्लोराइड वाला टेस्ट किसका होता है? फिनॉल का, फिनॉल्स का। फिनॉल नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है। However, it reacts with Grignard reagent and gives positive iodoform test. इसका मतलब वो मिथाइल कीटोन है, और कीटोन्स ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी रिएक्ट करते हैं। फिनॉल नहीं है तो ए नहीं होना चाहिए, एल्डिहाइड नहीं है
मिथाइल कीटोन या फिर 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल हो सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो सकता है, एल्डिहाइड नहीं है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये मिथाइल कीटोन नहीं है। आयोडोफॉर्म टेस्ट डी देगा क्योंकि ये 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज होकर टेस्ट देगा। फोर्थ ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, मेनली ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इनऑर्गेनिक के भी, कि इनऑर्गेनिक की शीट्स आपकी संदीप सर ने डिस्कस की होंगी। हाँ मोनिका बोलो। सर एक बार लास्ट क्वेश्चन वापस से रिपीट कर दीजिए। 24th, यस सर। इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसी को यूज करना है। फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब फिनॉल नहीं है। फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो बहुत सारे स्पीशीज रिएक्ट करते हैं, कीटोन्स भी, अल्कोहल्स भी, एल्डिहाइड्स भी, एस्टर्स, एसिड्स सब रिएक्ट करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत रिएक्टिव है। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है? मिथाइल कीटोन, 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स में एसिटाल्डिहाइड देता है। ठीक है, बस यही कंपाउंड्स देते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। 1 डिग्री अल्कोहल्स में सिर्फ इथेनॉल देता है, इथेनॉल। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो इसमें फिनॉल ग्रुप दिख रहा है इसलिए रिजेक्ट हो रहा है, इसमें एल्डिहाइड दिख रहा है इसलिए इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये मिथाइल कीटोन नहीं है, ये इथाइल कीटोन है इसलिए इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल है, फिनॉल नहीं है, ध्यान रहे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी रिएक्ट करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, हाँ संगम बोलो। सर जो क्वेश्चन 23 था, हाँ सर अब जैसे हमने यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट बना लिया, अब अगर हमारे पास में ये वाला रिएजेंट होता टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड वाला, तो फिर हम जो डबल बॉन्ड होता है वो भी कॉन्जुगेशन में बनाते हैं या फिर दूसरी साइड बनाते हैं? इस अल्काइल हैलाइड के साथ यस सर। अपने पास टर्ट ब्यूटॉक्साइड होता। टर्ट ब्यूटॉक्साइड तो लेस हिंडर्ड पोजीशन पर अटैक करता है, ज्यादा स्टेबल एल्कीन के लिए नहीं जाता। तो ये 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, लेकिन यहाँ पर ये बेंजीन रिंग लगा हुआ है जिस वजह से हिंड्रेंस ज्यादा फील होगी टर्ट ब्यूटॉक्साइड को। तो टर्ट ब्यूटॉक्साइड तो लेस हिंडर्ड साइड से ही H+ पुल करेगा। ठीक है ना, नॉर्मली हॉफमैन प्रोडक्ट बनाता है, उस केस में शायद कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट मेजर नहीं बनेगा, दूसरी तरफ डबल बॉन्ड लगेगा। टर्ट ब्यूटॉक्साइड देने का इंटेंशन भी यही होगा क्वेश्चन बनाने वाले का। ठीक है।